Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. सोचिए कोई इंसान 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जास खरीद ले और उनकी कीमत आज 2,000 करोड़ रुपए हो। काफी ज्यादा शौक होने वाली बात है। 2009 में एक ईमेल आई थी जिसमें नाम था सतोशी नाकामोटो और एक कंसेप्ट बिटकॉइन, जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बिटकॉइन को ना कोई बैंक कंट्रोल करता है ना कोई इंसान, तो ये कंट्रोल होता कैसे है? इसकी खुद की टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको इजी से इजी भाषा में समझा सकूं। पर बिटकॉइन में ऐसा क्या है कि वो 80 लाख से ज्यादा वैल्यू करता है और ब्लैक मार्केट में भी यूज होता है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल से घिरा हुआ है। तो इस वीडियो में हम वो सारा कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये बात है 2008 की, जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लोग अपने हार्ड अर्न पैसे बचाने में लगे हुए थे और तब सामने नाम आता है सतोशी नाकामोटो, जिसमें कंसेप्ट होता है बिटकॉइन, जो सारी दुनिया को हिलाकर रख देता है। ये नाम एक शैडो की तरह था, अनोनिमस था, ना कोई इसे जानता था ना इसको किसी ने देखा था, बस एक शैडो था एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ, वो था बिटकॉइन। 31 अक्टूबर 2008 को एक ऑनलाइन व्हाइट पेपर निकलता है जिसपे लिखा जाता है कि बिटकॉइन को ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पर रिलीज करने वाले हैं। अब ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी होती है जिसमें इसको कोई बैंक कंट्रोल या बैंक ऑथराइज नहीं करता है और इसको किसी की भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, और ये डिसेंट्रलाइज होता है, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा बनने वाला था और ये सारे बैंक्स को पता था, तभी किसी भी बैंक ने इस करेंसी को सपोर्ट नहीं किया। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर ए पर्सन को बी पर्सन को पैसे भेजने हैं तो उन्हें किसी भी बैंक या किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये सतोशी नाकामोटो कौन है, कोई भी नहीं जानता आज तक, और ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। कुछ लोगों का कहना है कि एक इंसान है और कुछ लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है जिसने टेक्नोलॉजी बनाई, जो कि आज ब्लॉकचेन के नाम से फेमस है। और सोचने की बात तो ये है कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना किया, जो कि बिटकॉइन की स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है। अब आ जाते हैं जब बिटकॉइन की माइनिंग पहली बार शुरू हुई थी 3 जनवरी 2009 को। ये पहला ब्लॉक माइन हुआ था जेनेसिस ब्लॉक पर, जिसके अंदर एक हिडन मैसेज भी छुपा था जिसमें क्लियर करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं जितने भी, ये उन फ्लोस को दूर करना चाहते, और उस मैसेज में लिखते हैं द टाइम्स, और आगे तारीख डाली जाती है 3 जनवरी 2009। चांसलर ऑन ब्रिंक सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। इसका मतलब था कि जितने भी फाइनेंशियल फ्लॉस चल रहे हैं वो उन्हें क्लियर आउट करना चाहते थे और उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। अब इनका मोटिव था कि जितनी भी ट्रेडिशनल करेंसीज थी वो कोई ना कोई अथॉरिटी या सेंट्रलाइज्ड बैंक्स कंट्रोल कर रहे थे। On Bitcoin, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands. जो कि चाहते थे कि ये सेंट्रलाइज कोई भी बंदा इन्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि हमारा ही पूरा सिस्टम इसको कंट्रोल में रखे, जो कि आता है डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको हम आजकल ब्लॉकचेन कहते हैं। कि अगर मैंने आपको पैसे भेजने हैं तो उसको कोई बैंक या फिर कोई अथॉरिटी कंट्रोल ना करे। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज बिटकॉइन की बैकबोन है, जिससे ये सारी ट्रेडिशनल करेंसी से खुद को अलग भी करती है। आज इस करेंसी को मार्केट में आए 15-16 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और काफी लोग इसको यूज करना भी सीखते जा रहे हैं। इसका पॉजिटिव पार्ट ये होता है कि आप अपने फाइनेंसिस पर फुल कंट्रोल पाते हैं और इसको आपको किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है, ये जनरेट कहां से होता है, इसकी माइनिंग कैसे होती है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब ना कोई कॉइन ना कोई नोट, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बस एक कोड है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में बताऊं कि जब हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो हमारे पास वो डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं। बैंक में सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो ऑनलाइन स्टोर्ड होता है, वो फिजिकल पैसा नहीं होता है। जैसे हम यूपीआई ट्रांसफर्स करते हैं उसी तरीके से हम बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हैं। बट लोग आज भी इस पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हैं, ना ही इसका कोई सीईओ है ना कोई अथॉरिटी है। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अब इसमें से भी हम वर्ड निकाल लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक समझ लो एक डायरी का हर पन्ना है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, और जो ये सारी ट्रांजैक्शन है ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है।
अब काफी सारी ट्रांजैक्शंस को कंपाउंड करके एक कोड बनाना होता है जिसको हैक ना किया जा सके और इसको सिक्योर बनाया जा सके, उसके लिए की जाती है माइनिंग। अब माइनिंग क्या चीज है? अब माइनिंग है एक पजल को सॉल्व करना। मान लो हमें एक ताला बनाना है जिसका कोड कोई हैक ना कर सके और वो 0 से लेकर 1 करोड़ तक की वैल्यू रखता हो। सोचो हमें एक वैल्यू डिसाइड करनी हो इस लॉक का कोड जो कि 0 से लेकर 1 करोड़ तक का हो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं। यही चीज इसको सिक्योर बनाती है और माइनिंग भी इसीलिए की जाती है। अब ये माइनिंग चीज क्या है? माइनिंग एक सुपर कंप्यूटर्स पजल सॉल्व करते हैं, ये प्रोग्रामिंग करते हैं एक ऐसा कोड बनाने का जो कि हैकर्स हैक ना कर पाए और लेजर में कोई भी चेंजेस ना कर पाए। और जब भी ये माइनर्स एक ऐसा कोड बना लेते हैं, एक ब्लॉक को सिक्योर कर लेते हैं, उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर नए जनरेट किए गए बिटकॉइंस मिलते हैं। तो इसी तरीके से रूटीनली माइनिंग चलती रहती है और ये ब्लॉक्स की चेन बन जाता है। समझ लो एक बुक में 300 पन्ने हैं तो 300 पन्नों को हम चेन बोल देते हैं और 300 इसमें ब्लॉक्स आ जाते हैं। और जब भी आपको मैं जैसे बता चुका हूँ, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कोड बना लेते हैं जो कि नॉन हैकेबल हो या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, तब उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी समरी में ये भी बता देता हूँ कि ये रिवॉर्ड कितना होता है बिटकॉइन का। समझ लो कि अगर आज की डेट में ब्लॉक का रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइंस है तो इसमें माइनिंग करना काफी इजी नहीं रहता है। इसमें काफी महंगे महंगे माइनर्स लगते हैं जो कि दिन भर माइनिंग करते हैं, जिनके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, जो कि हर 4 साल में हाल्विंग होती है। हाल्विंग भी इसकी डिफिकल्टी का एक हिस्सा है जो कि हर 4 साल में डबल हो जाती है डिफिकल्टी। दैट मींस आपको जो आज बिटकॉइन रिवॉर्ड में ब्लॉक माइन करने के लिए मिल रहा है वो 4 साल बाद उसका आधा होगा। दैट मींस जितना हम रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन बनाने के लिए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब हमने इस वीडियो में ये तो सब कुछ देख लिया कि बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ और ये काम कैसे करता है, पर ये काफी ज्यादा इतना भी साफ सुथरा नहीं है जितना हमें लगता है। 2013 में एक स्कैंडल सामने आया था जब एक डार्क वेब की मार्केट प्लेस सामने आई जिसका नाम था सिल्क रोड। ये एक टर्निंग पॉइंट था बिटकॉइन के लिए क्योंकि इसका इलीगल यूज लोगों के सामने हाईलाइट हो गया था और जो ये सिल्क रोड का फाउंडर था रोस, इसको भी जेल हो गई थी क्योंकि इस सिल्क रोड मार्केट प्लेस पर ड्रग्स और सारी इलीगल चीजें बेची जाती थी और वेपन्स भी बेचे जा रहे थे। और इस डार्क वेब पे यूज हो रही थी सिर्फ एक करेंसी जिसका नाम था बिटकॉइन। और इसका बदनाम होने का सफर तो बस अभी शुरू हुआ ही था क्योंकि इससे जुड़े कई स्कैम्स भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2014 के गॉक्स हैक की, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा एक्सचेंज था और कुछ लोगों का कहना है कि 8.5 लाख बिटकॉइन वहां से चोरी हो गए थे और वहां से 2 लाख बिटकॉइन तो रिकवर हो गए थे, पर बाकी 6.5 लाख का कुछ नहीं पता था, जिसकी उस टाइम कीमत $450 मिलियन थी और आज तो बिलियंस में है। और इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी स्कैम हुए हैं। अभी वजीर एक्स से काफी मिलियन ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई और इसमें कुछ इलेक्शंस के दौरान भी अभी जो महाराष्ट्र में हुए हैं इसका भी एक स्कैम जुड़ा है। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के दौरान 2 पॉलिटिशियंस पर ब्लेम लगाए गए कि इन्होंने बिटकॉइन स्कैम को कवर अप करने की कोशिश की है। ये आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा गया है साफ, व्हाट इज बिटकॉइन स्कैम, एलिगेशन अगेंस्ट सुप्रिया सुले एंड नाना पटोले। और एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम कर्नाटक में हुआ था 2020 में, जहां पर एक हैकर पे आरोप लगाया गया था कि उसने कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स और कुछ क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट्स हैक करके बिटकॉइन चुराए हैं। और ये स्कैम ने धीरे धीरे पॉलिटिकल रूप ले लिया, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पर्संस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है। पर इन सारे स्कैंडल्स, स्कैम्स और इतने बड़े बड़े डार्क टर्निंग पॉइंट्स के बाद भी बिटकॉइन आज इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों करता है, जबकि कितने सारे इंसानों के तो बिटकॉइन हो भी गए हैं। ये सिर्फ एक पेन ड्राइव में भी रखा जा सकता है, एक हार्डवेयर में, और ऑनलाइन आपकी ईमेल आईडी में, शायद जिसका आप पासवर्ड भूल जाएं या आपकी पेन ड्राइव किसी कूड़े में खो जाए, आप कभी उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी वैल्यू रखता हो। इन सारी चीजों के बावजूद भी ये आज 80 लाख से भी ज्यादा वैल्यू क्यों रखता है? बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड है। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब ये सारी दुनिया में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप यूएसए हो, यूरोप हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी क्योंकि वो भी लिमिटेड है और आप इसको किसी भी कंट्री में पैसों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से बिटकॉइन भी आज गोल्ड की तरह
वैल्यू रखता है। लोग बिटकॉइन को ट्रस्ट इसलिए भी करते हैं आज की डेट में क्योंकि इसका सिस्टम बहुत सिक्योर है और हैक बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक्स में भी हमने कभी फेलियर देखा ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता 2008 के क्राइसिस को जाकर देखिए। और दूसरा पॉइंट ये है ट्रस्ट होने का कि लोग इसको आजकल डिजिटल गोल्ड की तरह देखने लग गए हैं, एक एसेट की तरह इन्वेस्ट करते हैं जो कि ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बट इसका रिटर्न रेट गोल्ड से कहीं ज्यादा है। लोग इसको ट्रेड करके भी पैसा कमा रहे हैं, इस वजह से भी ये वैल्यू रखता है। और तो और अभी ट्रम्प भी इसको काफी फेवर में लेकर बातें करते हैं अपने इलेक्शनों के दौरान। और इलॉन मस्क तो अपनी कंपनी में भी इसका रिजर्व बना के बैठे हुए हैं, जो कि अपने अकाउंट्स में भी वो चीज पब्लिश करते हैं कि उनका एक बिटकॉइन रिजर्व है। और काफी कंट्रीज ने तो इसे लीगल टेंडर भी माना हुआ है, जैसे कि जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ सिटीज में ये लीगल टेंडर की तरह यूज किया जाता है और इस पे कोई भी बैन नहीं है। इन सारी चीजों को जोड़कर देखें तभी आज बिटकॉइन इतना ज्यादा वैल्यू रखता है और लोग इस पर आज भी ट्रस्ट करते हैं। अगर आज बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो ये $1 लाख के अराउंड ट्रेड किया जा रहा है, जबकि चाइना जैसी कंट्री ने इन्हें बैन कर दिया है, पर वहीं पर इसके सपोर्टर्स भी हैं। एल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर माना हुआ है अपनी पूरी की पूरी कंट्री में। पर इस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, या फिर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, पर मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मैं तो अच्छे से सपोर्ट करता हूँ इस क्रिप्टो करेंसी को और उतना ही इन्वेस्ट करता हूँ जितना मैं लूज करने की क्षमता रखता हूँ। और आपका क्या टेक है इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। तो ये थी कहानी एक ऐसी मिस्टीरियस क्रिप्टो करेंसी की जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ऐड की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।